हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल में आप देख ही चुके हैं कि आज का ये लेक्चर, ये वीडियो फोकस करेगा कैसे हमको 2024 की प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि कैसे हर स्टूडेंट को प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए और कैसे आपका ये प्रीलिम्स निकलेगा। इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल विषय पर आते हैं। आज हमारा मूल विषय है कि पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, पढ़ाई का तरीका सब स्टूडेंट का अपना अपना होता है, लेकिन एमपीपीएससी प्री के लिए कुछ विशेष रणनीति होनी चाहिए। 28 अप्रैल 2024 को जो पेपर है उसके लिए एक स्पेशल कुछ रणनीति आपके पास हो, और वो रणनीति ऐसी ना हो कि हम 18 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो 18 घंटे रोज पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट है ये फिजिकल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट 18 घंटे पढ़ाई करे। 18 घंटे पढ़ाई करना माने अपने आप से झूठ बोलना है। सामान्यतः 6 से 7 घंटे पढ़ाई करना ही इंपॉर्टेंट है। इतनी पढ़ाई करने पर एमपीपीएससी प्री निकल जाता है। अब वो कैसे निकलता है 6-7 घंटे की पढ़ाई में, इस पर हम फोकस करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा याद करने का तरीका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इस पॉइंट पर फोकस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला होता है जिसे हम CCC फॉर्मूला कहते हैं। CCC फॉर्मूला क्या होता है? जो याद करने के लिए बनाया गया है। किसी भी कंटेंट को याद करने के लिए जो बेसिक तरीका है वही CCC कहलाता है। और ये CCC होता है कोडिंग, कनेक्टिंग और कैलकुलेटिंग। इन तीनों को मिलाकर के एक CCC फॉर्मूला बनता है। अगर कोई भी स्टूडेंट 6 से 7 घंटे की तैयारी करता है और इस फॉर्मूले के बेस पर वो अपनी तैयारी करता है या याद करता है, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये कोडिंग, कनेक्टिंग और कैलकुलेटिंग प्रोसेस है क्या, इसको हम समझते हैं। उससे पहले हम समझें कि सिलेबस में जो चेंज आए हैं उसके हिसाब से हमारी तैयारी में क्या परिवर्तन करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एक अवधारणा चल रही है मार्केट में, या स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे सिलेबस में तो केवल 20% 30% चेंज आया है। मैं कहता हूं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारे सिलेबस में भले ही से 20-30% चेंज आया है, लेकिन हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें 100% चेंज आ गया है। आप परीक्षा प्रणाली पर अगर फोकस करेंगे तो 100% चेंज आपको नजर आएगा। अब ये आपको ये लग रहा होगा कि मैं मेंस की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल मेंस परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एमपीपीएससी प्री परीक्षा की ही बात कर रहा हूं कि प्रणाली में 100% चेंज कैसे आया है, आप उसे समझने की कोशिश करें। देखिए, सिलेबस में भले ही 30-40% चेंज नजर आ रहा होगा, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें पूरी तरह चेंज है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इतिहास की जो ये यूनिट है इसमें चेंज भले ही से पहले टॉपिक में नजर आ रहा होगा आपको कि प्राचीन भारत के इतिहास में थोड़ा बदलाव है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों में ही चेंज हो चुका है। और ये जो चेंज है ये प्रणाली या प्रश्न पूछने के तरीके में चेंज के रूप में आएगा आपके सामने। इस हिसाब से पूरी फर्स्ट यूनिट चेंज हो गई। देखिए, अभी तक हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे जाते थे वो सामान्यतः कुछ समय या 2-3 एग्जामों से देखने में आया कि मिडाइवल हिस्ट्री शून्य हो जाता है। जो प्राचीन भारत है उससे एक आधा प्रश्न पूछा जाता है। और अभी जो आधुनिक भारत है इससे अंग्रेजों के काल से या भारतीयों के जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास है उसमें से 2-3 प्रश्न, ऐसे मिलाकर के 5-7 प्रश्न का हिस्ट्री बनता था। अब जो परीक्षा प्रणाली आई है, जो इतिहास की पहली यूनिट है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बातों पर फोकस करती है। ये इसलिए ये कह रहा हूं कि प्रणाली में 100% चेंज है, क्योंकि आप अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो उन्होंने हर टॉपिक में सांस्कृतिक पोर्शन को शामिल कर दिया है।
परंपरागत पोर्शन को शामिल कर दिया गया है और ये दिखाता है कि प्रश्न पूछने का जो तरीका होगा वो भी फैक्चुअल नहीं होगा, एक लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो वन लाइनर ही पूछेंगे, लेकिन उसका जो तरीका होगा, उसे निकालने का जो तरीका होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस होगा। अर्थात पूरी तरह से जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है वो कॉन्सेप्ट बेस प्रश्नों के रूप में आपके सामने आएगा। जिसके हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं वो इस परीक्षा में हिस्ट्री के 10 में से 10 नंबर लाएगा, और जिसने केवल रट्टा मार काम कर रखा है, खैर रट्टा भी काम करेगा, इसमें रट्टा भी काम में आने वाला है, लेकिन 100% जो रट्टा मार प्रणाली चलती थी वो अब नहीं चलने वाली है। देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि एमपीपीएससी ने ये बदलाव क्यों किए हैं। एमपीपीएससी ने ये बदलाव इसलिए किए हैं क्योंकि पिछले 2-4 सालों से कुछ परिवर्तन देखे गए। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिलेक्शन में टॉपर्स की लिस्ट है उसमें ऐसे बच्चे टॉप कर रहे हैं जो या तो एक कमरे में बैठकर अपने आप को चुपचाप क्लोज करके तैयारी करते हैं या केवल रट्टा मारने का काम कर लेते हैं, उनका माइंड ब्रॉड हुआ ही नहीं है, या इंग्लिश मीडियम को उसमें हिंदी के कंपैरिजन में वरीयता मिल रही है, या जो बाहर के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको कॉमर्स स्टूडेंट की तुलना में ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। कॉमर्स वाले नीचे जा रहे हैं और जो साइंस बैकग्राउंड है वो ऊपर जा रहा है। इस एग्जाम के सिलेबस को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो साइंस के पोर्शन को हटा करके इकोनॉमिक्स पोर्शन को शामिल करना, ये किस बात का सूचक है? ये बैलेंस बनाने का सूचक है कि एग्जामिनर कॉमर्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जो पैटर्न दिख रहा है आपको पहले पेपर में या पहली यूनिट में और दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट में जो डाटा ऐड किया, भले वो थोड़ा सा डाटा ऐड किया है, वो ये शो कर रहा है कि समझ को, व्यवहारिक ज्ञान को इसमें स्थान दिया जा रहा है। तो ऐसे जो रट्टू तोता स्टूडेंट होते हैं उनको रोकने और असली में जो कैपेबल स्टूडेंट है, योग्य स्टूडेंट है, उनको आगे बढ़ाने या उन दोनों के बीच बैलेंस करने का काम इससे किया गया है। आप देखेंगे कि इसमें सोशियोलॉजी का जो पोर्शन मेंस परीक्षा में, प्रबंधन का पोर्शन मेंस परीक्षा में, या जो कुछ ऐसा मटेरियल जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आसानी से कर पा रहे हैं वो जोड़ करके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बीच एक इक्विलिब्रियम, एक प्लेटफॉर्म जिसपे सभी बराबर स्टूडेंट हो, ऐसा करने का प्रयास किया गया है। साथ में पिछले कुछ वर्षों की परीक्षाओं में देखा गया कि यूपीपीएससी के बच्चे एमपीपीएससी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो मध्य प्रदेश का वेटेज आपको दिखता है, पूरे एमपी के प्री एग्जाम में मध्य प्रदेश का वेटेज अब थोड़ा निखर करके आया, दिखने लगा है। तो ये करने का बेसिक कारण है कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों को बढ़ावा दिया जाए। 4 मैंने अलग अलग आधार बताए आपको, इन चारों को आप अपनी सोचने की थिंकिंग प्रोसेस में जब डालेंगे तो आप समझेंगे कि जो प्रश्न पूछने का पैटर्न होगा वो भी पूरी तरह से बदलेगा, और फिर जो परीक्षा प्रणाली है उस पर आप कहेंगे कि 100% परिवर्तन आया है। देखिए आप यहां समझे, पहले ही पॉइंट में लिखा है संकल्पना एवं विचार। ये असली में हमसे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का विचार पूछना चाह रहा है, उसकी संकल्पना, उसका कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है। संकल्पना माने कॉन्सेप्ट, विचार माने थॉट। तो ये इनके अर्थात वेद का कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है वो हमसे, उपनिषद का कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है कि ये किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चीजें थी या किन विचारों पर आधारित चीजें थी। तो इस पोर्शन में जो प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं वो केवल वन लाइनर फैक्ट रूप में नहीं होंगे, वो होंगे हमारी सोच या समझ के आधार पर आधारित प्रश्न या व्यवहारिक बातों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसको पढ़ने का तरीका जो है वो अपने इस नए पैटर्न के हिसाब से सेट करेंगे। बहुत सारे YouTube वीडियो में जो टीचर्स हैं वो वेद के बारे में डिटेल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 वेद, उनके उपवेद, पढ़ने वाले का नाम, उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल, इतने में काम हो जाएगा। बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको, उसकी संकल्पना, उसका कॉन्सेप्ट और उसका विचार, क्योंकि आपकी हेडिंग ही ये कहती है कि वेद का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको उसका थॉट पढ़ना है कि ये क्यों आया, ये किस चीज पर आधारित था। और यहां से इसी प्रकार के प्रश्न बनने की उम्मीद है। हमारी जो एग्जाम प्रक्रिया होगी उसमें ऐसे ही प्रश्न यहां से बनेंगे।
मिडाइवल हिस्ट्री और जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इन दोनों में भी बात करते हैं। देखिए, मिडाइवल हिस्ट्री में जो किताबें लिखी गई, जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए, उन पर बातें ज़्यादा की जाएंगी। अब यहाँ देखेंगे तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत, कला, परंपरा, साहित्य, इन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आगे आप देखेंगे तो आधुनिक भारत में भी जो भारतीयों का योगदान है या भारतीयों ने जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए, उन पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो सीधे इसका मतलब ये निकलता है कि हमको एक समझ विकसित करनी पड़ेगी कि क्यों ये वेद, पुराण, उपनिषद बनाए गए थे या इनके बनाने का आधार क्या था। और आगे के जो पोर्शन है उसमें जब हमने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए तो हमारी कैसी स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से हमने प्रयास किए। बिल्कुल फैक्चुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फैक्चुअल पे भी फोकस रहे, लेकिन वो इतना नहीं कि हम केवल फैक्चुअल डाटा को पढ़ने के चक्कर में मूल अवधारणा को भूल जाएं, ये हमें नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़े। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिलेबस समझा दिया कि इसका वास्तविक अर्थ कैसे होता है, और इसी पैटर्न पर आधारित हमारे जो बुक्स रहेंगी वो रहेंगी। लेकिन अभी मार्केट में इनका जो बेसिक अच्छा मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे टाइम पे क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत आसान है। आप 30 दिन का एक प्लान सेट करें और 3 डे पर यूनिट इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब ये जो 30 दिन का प्लान होगा, इसको हम केवल याद करने के कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। अगला जो 30 दिन होगा वो हम कॉन्सेप्ट बेस पर फोकस करेंगे और उसी में फिर प्रैक्टिस भी शामिल रहेगी, या उसी में प्रैक्टिस को शामिल रखेंगे। ये प्रैक्टिस यहां शामिल रहेगी, फिर जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें भी हम प्रैक्टिस की बात करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 28 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का एक महीना है, और वो एक महीना हर स्टूडेंट इन 30 दिनों के रूप में 3 डे पर यूनिट की तैयारी के रूप में करे। करना कैसे? देखो, मैंने यहाँ एक लूसेंट नाम की किताब का पिक्चर लगा रखा है। मैंने ऐसा क्यों किया है? मैं जानता हूं कि एकमात्र लूसेंट ही ऐसी किताब है जो हर स्टूडेंट के पास पाई जाती है, और एक नोट्स, मैं इसे किताब कहने से अच्छा मैं नोट्स कहना पसंद करता हूं, क्योंकि असली में किताब का अर्थ होता है किसी कंटेंट को समझाना। ये किताब नहीं है, ये खुद अपने आप में एक नोट्स है। लूसेंट की किताब को नोट्स कहना ज़्यादा अच्छा होगा, ये एक नोट्स है। और इस किताब की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारा मटेरियल छोटी सी किताब में देने की कोशिश की गई है। अब आपको करना क्या है? जो मैं कह रहा हूं कि 3 डेज पर यूनिट के हिसाब से आपको, या 3 दिन में एक यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस किताब के हिसाब से अप्लाई करना है। साथ में मध्य प्रदेश की जो किताब आप पढ़ते हैं, वो भले ही TMH हो सकती है, वो भले ही अरिहंत हो सकती है, वो भले ही पुणेकर हो सकती है, एक कोई सी भी किताब पढ़नी है, लेकिन वो पूरी पढ़नी है, उसे छोड़ना नहीं है। किताबों के लिए भटकना बंद करें। देखिए, मार्केट में खूब डाटा अवेलेबल है, आपको भटकना नहीं है। मैं इसीलिए यहाँ सबसे सरल किताब का फोटो लगाया हूँ। अब पढ़ने का तरीका क्या हो? हमारे पास जो 3 डेज हैं उसमें आप टारगेट करें कि हमें हिस्ट्री की जो पहली यूनिट कवर करनी है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जियोग्राफी के एक पॉइंट से। मैंने कहा आपको कि 3 C होते हैं, जिसमें से पहला होता है कोडिंग। ये कोडिंग का डेमो भी आपको इसमें मिल जाएगा, और कोडिंग कैसे अप्लाई करके 3 दिन में हिस्ट्री का जो डाटा है या जो फैक्चुअल बातें हैं वो कवर करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण से, समझिएगा। यहां मैंने एक इस लूसेंट की किताब की टेबल लगा रखी है। ये टेबल का हेडिंग है भारत के प्रमुख दर्रे, और दर्रे का नाम और उसके राज्य का नाम दिया है। और सीधे परीक्षा में आज तक हमने देखा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा दर्रा कहां पर है। अब आपके पास 3 दिन का टाइम है, जिसमें आपको हिस्ट्री, अगले 3 दिन में जियोग्राफी, अगले 3 में मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, अगले 3 में मध्य प्रदेश का जियोग्राफी से कंप्लीट करना है। आप क्या करने वाले हैं? आप हिस्ट्री के जो लूसेंट की किताब में 40 पन्ने, 30 पन्ने, 35 पन्ने हैं, उनमें से जो कंटेंट इस टेबल के रूप में बना करके दिया है, उनको 2 दिन में याद करेंगे। और कैसे करेंगे? उसके लिए यूज हो गए हमारी ये पहली C वाली प्रोसेस, या पहली और दूसरी के मिक्स वाली
जिसमें कनेक्टिंग प्रोसेस को भी हम शामिल करते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को आप इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको उदाहरण से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां दिया हुआ है काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। आपको ये याद करना है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी शामिल कर लिया। अब क्या करें, देखो मैंने अपनी तरफ से एक कोड बना रखा है। कोड क्या बना रखा है, काजू पी बाबू। क्या कोड बनाया है, काजू पी बाबू। ये कोडिंग प्रोसेस का आपको उदाहरण है जो आपको अप्लाई करना है। देखो, क से काराकोरम, ज से जुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये काजू पी बाबू कोड है जिससे आपने जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे याद कर लेने हैं। अब इस कोड को उस जम्मू कश्मीर से जोड़े कैसे। देखो हमारे यहाँ काजू बादाम कब खाया जाता है, जनरली ठंड के टाइम पे काजू बादाम के लड्डू खाए जाते हैं या वो हमको खिलाए जाते हैं ताकि शरीर मजबूत हो जाए, गर्मी बनी रहे शरीर में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए काजू से जोड़ लेना है, काजू बादाम से जोड़ लेना है। तो अपनी एक माँ अपने बेटी को कह रही है कि काजू पी बेटा, काजू पी बाबू, उससे आपको ये जम्मू कश्मीर के दर्रे याद हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको ये पूरा कंटेंट याद कर लेना है और मैं आगे समझा देता हूं। चलिए, उत्तराखंड के दर्रे आपको याद करने हैं। यहां 3 दर्रे हैं, लिपुलेख, माना और नीति। क्या करना है, उत्तराखंड में ऐसी नीति माननी है जो लिखी हुई है, मतलब मानी नीति लिखी या लिखी हुई नीति ही मानी, ऐसा याद कर लेना है कि उत्तराखंड में केवल लिखी हुई नीति ही मानी। तो लिखी हुई माने लिपुलेख, नीति माने नीति दर्रा और माना माने माना दर्रा। ऐसे आपको उत्तराखंड के दर्रे याद हो जाएंगे। मैं सीधे आपको ये कह रहा हूं कि भटकने की बजाय 3 दिन का एक टाइमर सेट करें और उसमें ल्यूसेंट की किताब में दी हुई जितनी टेबल्स हैं, जितनी भी टेबल कंटेंट है, उनको 2 दिन में याद करें और जो टेबल के फॉर्म में नहीं है कंटेंट, उसको 1 दिन में आप पढ़ करके याद करने की कोशिश करें। ऐसे 3 दिन में आपका एक हिस्ट्री, अगले 3 दिन में आपका मध्य प्रदेश का हिस्ट्री। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो वहां टेबल्स बनी होंगी, किसका मकबरा कहाँ है, किसकी समाधि कहाँ है, कौन सा किला किसने बनाया है, ये टेबल कंटेंट कहलाता है। और इसको आप इस सी प्रोसेस से, इन CCC वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, कोडिंग प्रोसेस के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। देखो कोडिंग होती क्या है, कोडिंग होती है किसी भी टेबल कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके ऐसी चीजों के साथ जोड़ लेना जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। कोड शब्द का अर्थ होता है छोटा सा। कोड क्या होता है, एक बड़ी बात का छोटा सा रूप। तो किसी बड़े कंटेंट को याद करने के लिए उसका छोटा सा रूप बनाया जाए और उनको जोड़ करके कंटेंट को याद कर लिया जाए, यही कोडिंग होती है। कनेक्टिंग क्या होती है, इसी के जैसा होता है कनेक्टिंग। कनेक्टिंग में हम क्या करते हैं, कुछ चीज को कोड ना करते हुए कनेक्ट करते हैं, हमारी पूर्व याद हुई की हुई चीज को वर्तमान में जो चीज है उससे जोड़ लेते हैं ताकि वो दोनों चीजें याद हो जाए। तो ऐसे जोड़ने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कनेक्टिंग। एक होता है मैपिंग। बहुत सारी चीजें हम मैपिंग के माध्यम से या कैलकुलेटिंग के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग में हम मैप बनाते हैं और उस मैप को याद करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम याद करने का एक तरीका अपनाएं और 3 दिन पर यूनिट के हिसाब से अगले 30 दिनों में अपनी तैयारी इन 10 यूनिट पे बना ले। खैर ये तैयारी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी नहीं होगी, लेकिन आपको उसका जो फैक्चुअल ज्ञान है, वो डाटा है, वो पूरी तरह से याद हो चुका होगा। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको सिंपल सा उदाहरण इतना सा काम करना है कि जब आपके 30 दिन में आपको डाटा याद हो चुका होगा, सारे जो फैक्ट्स हैं वो याद हो चुके होंगे, तो अब जो व्यवहारिक बातें हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, ये व्यवहारिक बातों पर फोकस करना है। देखो अभी वर्तमान में मार्केट में ना तो अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं इन चीजों के जिनसे आप व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, और ना ही YouTube पे आपको ऐसा मटेरियल पूरा मिलेगा।
जैसे हमने 10वीं यूनिट शुरू की है तो हमारी 2-5 दिन 10 दिन में वो खत्म हो जाएगी, तो वो कंटेंट अब आपको यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, वो आपको व्यवहारिक ज्ञान के रूप में याद कर लेना है। अगले जो 30 दिन हैं उसमें आप क्वेश्चन लगाने या प्रैक्टिस करने और चीजों को पढ़ने का काम करेंगे। देखिए इतनी बात आपको क्यों समझानी पड़ रही है, इसलिए समझानी पड़ रही है कि स्टूडेंट करता क्या है आज की तारीख में, एक किताब खरीदता है, एक कोई सी भी बुक खरीदी उसने और उस बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करता है और लाइन टू लाइन वो पढ़ता रहता है। कुछ स्टूडेंट एक हाइलाइटर लेकर उसमें ऐसे निशान भी लगाते हैं और वो 10 दिन का 15 दिन का 5 दिन का टाइम लेकर इस बुक को पढ़ लेता है और उसे ये लगता है कि उसने अच्छी से पढ़ाई कर ली, उसका ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। भाई वो गलत फहमी में है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर वो इसके क्वेश्चन लगाने जाएगा तो 20% 30% आंसर सही करेगा, बाकी सब गलत करेगा, क्योंकि एग्जाम आपने क्या पढ़ा है इसका नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है आपको क्या याद है। ये जो मैं पूरा फोकस करने की बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है, बुक मत खरीदिए, नोट सीधे मार्केट से आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपके हाथ में जो चीजें हैं उनको आप फोकस कर लीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, ये आपका केवल टाइम वेस्ट करेगा। आपको करना क्या है, अच्छे से धैर्य के साथ शांत रह करके सोचना है कि देखिए जो डाटा है वो तो अभी भी वैसा है। भाई 13 अप्रैल 1919 को अगर पुराने सिलेबस में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी तो इस सिलेबस में भी 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। क्या आपको ये तारीख याद है? और अगर नहीं है तो आपको पहले काम क्या करना है, पहले अपने आप को जीरो से लेकर वहां पहुंचना है जहां से हम चेंज हुई चीजों को पढ़ें। हर स्टूडेंट लगा हुआ है कि मुझे एक अच्छे नोट्स मिल जाएं, हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएं, जनजाति के नोट्स मिल जाएं, भूगोल के नोट्स मिल जाएं। अरे आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, 100% फेल हो जाएंगे। आपको करना क्या है, आपके पास जो बुक है उसको पूरा कंप्लीट करके रख ले। और वो बुक कौन सी है वो मैंने आपको बता दी, वो आपके पास है लूसेंट और मध्य प्रदेश जीके की कोई सी भी बुक जो आपके पास हो। इन दोनों का कंटेंट आपको अगले 30 दिन में याद कर लेना है और इन 30 दिन में मार्केट में जो व्यवहारिक ज्ञान जिसकी मैं बात कर रहा था वो पूरी तरह से मार्केट में आ चुका होगा, अच्छे से आ चुका होगा। हमारे जैसे टीचर्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुके होंगे, इवन मैंने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है उसकी बहुत सारी लोग कॉपी करके अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा चुके होंगे। ऐसा होगा, तब तक आप इन सब चीजों को कंप्लीट करके रख लीजिए। हाँ, अगर कोई अच्छी यूट्यूब चैनल पे क्लास चल रही तो उसको ज्वाइन करके रोज 1-2 घंटा आप उसको दे सकते हैं, लेकिन आपका मूल फोकस होना चाहिए उन 30 दिन पर जिनमें आप इस पुराने वाले डाटा को पूरे फैक्चुअल डाटा को याद कर ले। इससे होगा क्या, इससे आप बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आगे हो जाओगे। आपको तब केवल समझ विकसित करनी पड़ेगी, चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल आपको फैक्चुअल ज्ञान पूरा होगा। फैक्चुअल ज्ञान पूरा होने के बाद आपको एक समझ लेनी है और वो समझ विकसित हो जाने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे और फिर आप तैयार हो जाएंगे 28 अप्रैल को पेपर देने के लिए। और ऐसा करने वाला स्टूडेंट 100% इस एग्जाम में पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पहली यूनिट पर फोकस कर लिया, अब हमने दूसरी यूनिट के भी इसी कंटेंट या इसी प्रकार के जो फॉर्मेट है उसको याद कर लेना है। आप सेम पैटर्न दूसरी यूनिट में, सेम तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी यूनिट पे या सारी यूनिट्स पे अप्लाई करें। देखिए आज भी जब हमारे पास ये कंटेंट नहीं है, हमारे पास ये नोट्स नहीं है, तो मध्य प्रदेश की कोई सी भी किताब अगर आप खरीदेंगे तो उसमें आपको मध्य प्रदेश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है तो ऐसे 15-20 घटनाओं के नाम मिल जाएंगे। भले वो चरण पादुका नरसंहार हो या भले वो घोड़ा डोंगरी की घटना हो, आपको वो घोड़ा डोंगरी की घटना की तारीख याद होनी चाहिए, साल याद होना चाहिए, उसका नेतृत्व किसने किया, ऐसी एक टेबल आपके पास हो और वो टेबल आपको याद हो। ये 3 कंटेंट, घटना का नाम, उसका साल और उसके नेतृत्वकर्ता का नाम,
ये तीनों आपको अगर याद है तो फिर आप अपडेट करें ना उसको, आप उसके बाद के प्रोसेस पे जाएं कि चलो प्रमुख राजवंश में 2-4 राजवंश नए जुड़ गए वो हम पढ़ लेते हैं, तो वो अगले 30 दिन में कवर करेंगे। पहले बेसिक ज्ञान तो आपको हो। आप अपने आप से पूछ करके देखिए कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, क्या ये मुझे याद है? और अगर आपको याद है तो फिर आपको एडवांस की बात करनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपके लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों में आप अपनी अच्छी सी पकड़ बना लें। मैंने जो आपको तरीका समझाया है CCC, कोडिंग, कनेक्टिंग और कैलकुलेटिंग प्रोसेस के माध्यम से ये सारा कंटेंट याद करना। और कोई सा भी आप उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, भाई 3 ही विश्व धरोहर स्थल है मध्य प्रदेश के, तो आपको उनका साल याद हो, उनकी खोज किसने की, उनको कब शामिल किया गया, उनकी विशेषताएं टेबल कंटेंट के रूप में अगर आपको ये याद है तो फिर और एडवांस क्या है वो अगले 30 दिन में हमारे जैसे टीचर्स आपके इस डाटा में चीजें जोड़ देंगे। लेकिन ये तो किसी स्टूडेंट को याद हो। आप अगर वेट करते रहेंगे कि मार्केट में आएगा फिर मैं पढ़ूंगा फिर मुझे कोई पढ़ाएगा तो हो गया, फिर आपका जो नैया है वो पार नहीं होने वाली है। आपको खुद पे भरोसा जगाना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा सोचिए, आप MPPSC के स्टूडेंट हैं, आप किसी छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी वाले स्टूडेंट टीचर पर, नोट्स पर, किताबों पर निर्भर रहते हैं। आप PSC की तैयारी वाले स्टूडेंट हैं, आपको खुद की तरफ से बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। टीचर आपके पास अवेलेबल वो रास्ता आपको दिखाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, भूगोल और भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल। देखिए अभी मैंने एक उदाहरण आपको दिया दर्रे वाला, वो दर्रा आप यहां पे पहले से याद करके रख लें। फिर ये जो जुड़ा है एल नीनो की घटना है जिसमें समझ चाहिए, जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ये आप यूट्यूब पे किसी टीचर से या कोचिंग में किसी टीचर से समझ लीजिए और वो नेक्स्ट महीने में किया जाएगा। अगर आपको दर्रा बनने का तरीका सीखना है तो वो आप बाद में सीखिए, पहले फैक्चुअल तो याद हो आपको नदियों की लंबाई याद होनी चाहिए, झील कहाँ कहाँ है ये याद होना चाहिए। तो ये कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये पहले से याद कर लो और इसे 1 महीने में कर लो। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छे नोट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे ही चीजें चेंज हुई हैं सिलेबस की, सारे के सारे स्टूडेंट हड़बड़ाहट में करें क्या? अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है। जब तक मार्केट में नोट्स अच्छे ना आ जाएं, वो जो थीम समझाने वाले नोट्स हैं, वो जो व्यवहारिक नोट्स हैं वो ना आ जाएं, अब तब तक शांत रह करके इस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। और याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न आपको मध्य प्रदेश के संविधान या भारत और मध्य प्रदेश के संविधान और मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था में भी करना है। आप कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि 3 दिन का टाइम है आपके पास। अब आप 3 दिन में इसके संविधान में से 100 ऐसे आर्टिकल हैं जो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको याद होने चाहिए। उस 100 आर्टिकल्स में से 30 पहले दिन, 30 दूसरे दिन और 30 अगले तीसरे दिन याद कर लीजिए। 5-10 संविधान संशोधन, 10 संविधान संशोधन यहाँ, ऐसे आपको याद करना है, कोडिंग करके, कनेक्टिंग करके ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। फिर जो समझ वाला कॉन्सेप्ट है वो आप मेरे YouTube चैनल पे या किसी अन्य YouTube चैनल पे अपने आप में विकसित कर लीजिए। लेकिन पहले आपको याद तो हो कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, ये याद होगा तब तो काम चलेगा। जब तक वो याद नहीं है तब तक आपके लिए कोई काम की बात ही नहीं है। अब कोई बोले स्टूडेंट की संविधान में क्या पढूं, भैया कोई सी भी लूसेंट जैसी किताब में भी दिया हुआ है कि हमारे संविधान के स्रोत कौन से हैं, उसकी एक टेबल बनी हुई है। आपको चुपचाप क्या करना है, उन स्रोतों को याद कर लेना है। बस अपने इन 3 दिन के शेड्यूल में ऐसी चीजों को आप याद कर लें और आपका संविधान खत्म हो जाएगा। सेम आप अर्थव्यवस्था के साथ कर लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर अर्थव्यवस्था का आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, डाटा कहाँ से मिलेगा। भैया आपको अर्थव्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद नहीं है, डाटा और ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं और वो जब आएगा मार्केट में तब हम याद कर लेंगे, जब कोई अच्छा टीचर पढ़ाएगा तब आप याद कर लेना। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको याद करना चाहिए, देखो अर्थव्यवस्था में योजनाएं नाम का एक टॉपिक अपने आप में ही जुड़ा हुआ ही रहता है। यहाँ लिखा हुआ है वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, तो आपको ये इनके साल स्थापना के याद कर लेने हैं
किस अधिनियम से स्थापित हुआ वो याद कर लो, ऐसी चीजें याद करके रख लो। एडवांस हमारे जैसे टीचर आपको कंप्लीट करवा देंगे। वो आप क्या है, चिंता में लगे हुए हो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, याद कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस परेशान होना है। देखो प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ो, सफलता आपके हाथ में है। अगर आप हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए चुप बैठे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, कुछ नहीं होना है आपका। देखिए बहुत कम पोस्ट है, 60 पोस्ट है, और 60 पोस्ट में अगर 20 का गुणा करें तो केवल 1200 लोगों का सिलेक्शन होगा, और ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा। अब आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, चीजें रोज याद करनी है, एक भी दिन खराब नहीं करना है हमको। एक दिन खराब हुआ, समझो 1% चांस कम हो गए हमारे परीक्षा में पास होने के, तो आपको अपने चांस बढ़ाने हैं, ना कि घटाने हैं। सेम प्रोसेस आप पर्यावरण और ये जो हमारी करंट अफेयर्स की यूनिट है इस पे कर सकते हैं। देखो अभी पिछला एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ, अधिकतर स्टूडेंट वही हैं जो पिछले एग्जाम के बाद वापस से प्री दे रहे हैं और जो फेल हो गए हैं। अब ये जो फेल हो गए हैं इनको पुराना स्पीडी का किताब फिर से उठा लेना चाहिए, और उस स्पीडी की किताब में, क्योंकि जो 2023 में हुआ वही तो अभी भी पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन थोड़ी ना आ गया करंट अफेयर्स में। 4-5 महीने का करंट, 4 महीने का करंट और पढ़ना है, असली में तो अप्रैल का भी नहीं पढ़ना है, तो जनवरी फरवरी मार्च ही तो पढ़ना है, तो वो हम बाद में एड ऑन कर लेंगे। लेकिन वो जो आपने पढ़ा हुआ था, जब हमने पढ़ा कि इस इंडेक्स में हमारा ये स्थान है, इसमें ये स्थान है, तो वो कंटेंट को एक बार पक्का करके फिर से रख लो। ये काम अभी आप यहां कर सकते हो 3 दिन में। तो 3 दिन पर यूनिट के हिसाब से 30 दिन का एक अच्छा सा सेटअप बनाएं और अपनी सारी यूनिट को कवर करें। फिर जैसे 10वीं यूनिट में मैंने अभी शुरू किया इनिशिएटिव कि मैं हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो के माध्यम से पूरी तरह कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं, डाटा भी आपको दे देता हूं, कंटेंट याद क्या करना है वो भी दे देता हूं। तो जैसे जैसे ये चीजें आपके पास आती जा रही हैं, आप उनको याद करते जाएं। 2-3 घंटे दिन में इसके लिए निकाल लें। ऐसा एक बहुत अच्छा सिस्टम बना करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ने की या प्रगति करेंगे। ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे, कुछ नहीं होना है आपका, फिर परेशान हो जाएंगे। आप एक बार एग्जाम देंगे फेल होंगे, दूसरी बार देंगे फिर फेल हो जाएंगे, तीसरी बार भी दोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि आपका तरीका गलत है। एक तरीका समझना पड़ेगा कैसे तैयारी करें। आगे हम बात करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे फलाना सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, ये मेरे से तैयार नहीं होता। जैसे कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर जनजाति तो मुझे बहुत ही बुरी लगती है, ये मुझसे नहीं होगी। हमने जब 4th-5वीं क्लास में थे तो वहाँ कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी। मैं आज आपको फिर से वही कहानी सुना देता हूँ। देखिए कछुआ और खरगोश की कहानी में एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, और कछुआ और खरगोश की उस जंगल में रेस होती है। हमको ये 5वीं 4ठी क्लास में सिखाया जाता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज भागता है, लेकिन खरगोश जो है वो पेड़ के नीचे सो जाता है रास्ते में जाकर, और खरगोश धीरे धीरे चाल चल के उस कहानी में जीत जाता है। इस कहानी में ये जो खरगोश बीच में सो रहा था, यही हमको सिखाने की कोशिश की गई थी कि देखो निरंतर प्रयास करने से आप बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकते हो, या रोज रोज अपने आप में एड ऑन करके आप अपने आप को जीता सकते हो, पास करा सकते हो। भले आपकी मेमोरी कमजोर हो, आपकी चाल कमजोर हो, आप भले बैकवर्ड स्टूडेंट हो, आप भले ऐसे प्लेटफॉर्म से आते हो जहां समझाने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप में एक एक स्टेप रोज ऐड करते जाओगे तो एक दिन आप बहुत एक अच्छे स्टूडेंट बन करके सामने आओगे। आज मैं इस कहानी का कछुआ खरगोश पार्ट 2 आपको सुनाता हूं। ये कहानी हमने बचपन में सुनी, लेकिन इसका पार्ट 2 भी लॉन्च हुआ, वो आपने नहीं सुना। जब खरगोश हार जाता है तो वो शेर से जाकर के इस कहानी में कहता है कि नहीं, ये रेस में मैं गलती से सो गया था, एक बार फिर से रेस होनी चाहिए, और इस रेस में अब हम फिर से दोनों भागेंगे और अब देखते हैं कौन जीतता है। क्योंकि कछुआ जो है वो घमंड में आ गया था, उसको लगा कि मैं तो जीत गया हूं, मेरी स्पीड बहुत है। अब फिर से रेस शुरू होती है, एक निश्चित दिन तय कर लिया जाता है, कछुआ और खरगोश फिर से भागना शुरू करते हैं। खरगोश फिर पुरानी आदत सोने की, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी भाग करके टारगेट के पास चला गया, लेकिन इस बार कछुए ने क्या किया था, अपनी जेब में एक अलार्म घड़ी रख ली थी
और जब वो सोया था तो वो अलार्म लगा के सो गया था। लेकिन इस स्टोरी में पार्ट 2 में खरगोश सही टाइम पे अलार्म बजने से उठ जाता है और खरगोश फिर से भाग करके टारगेट को अचीव करता है और जीत जाता है। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि देखिए, पुराने जमाने में पढ़ाई करने का तरीका कुछ था, अब टेक्नोलॉजी आ गई। ये घड़ी जो खरगोश ने अपनी जेब में रखी है ना, ये हमको सिखाती है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। आप किसी भी किताब से पढ़ने की बजाय टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अच्छे कंटेंट को आसानी से कम समय में याद कर सकते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। आप अपने मोबाइल में अलार्म भर के पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर या प्रिंट आउट निकालने या पीडीएफ बनाने जैसी चीजें यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज करना है, लेकिन पॉजिटिव मैनर में। आगे इसका जो कछुआ खरगोश कहानी है, इसका पार्ट 3 भी लॉन्च होता है। पार्ट 3 भी लॉन्च हो गया, चलो वो भी मैं आपको सुना ही देता हूं। अब इस दूसरे वाले पार्ट में खरगोश जीत गया था। खरगोश घमंड में आ जाता है। खरगोश को ऐसा लगता है कि मैं तो जीत गया हूं। अब लेकिन कछुआ शेर के पास जाकर कहता है कि शेर भैया मैं ना इस बार बीमार था, इसलिए मैं नहीं जीत पाया, एक बार फिर से रेस का आयोजन किया जाए। 1 महीने बाद दोनों को तैयारी का टाइम दिया जाता है और 1 महीने बाद फिर से दोनों की सेम रेस आयोजित होती है। इस बार जो कछुआ है वो चालाकी से अपने दिमाग का उपयोग करते हुए जो टारगेट है, जहां पे पहुंचना है, एक रेस शुरू होती है और एक रेस खत्म होती है। तो रेस जहां खत्म होती है उस प्लेस को नदी के दूसरे कोने पर रखवा देता है। अब क्या होता है, कछुआ और खरगोश रेस से दौड़ना शुरू करते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज भागता है। खरगोश पेड़ के नीचे सो जाता है, अलार्म से फिर से जाग जाता है। लेकिन वो भागते भागते जब नदी के किनारे पहुंचता है तो वो देखता है कि नदी तो पार में कर ही नहीं सकता। कछुआ धीरे धीरे चलकर आता है, नदी को तैर करके पार कर लेता है और उस पार पहुंच करके खरगोश जो है वो जीत जाता है। ये जो नदी इस में डाली गई है, ये जो नदी है यही है। ये आपको क्या समझाना चाह रही है कहानी? इससे हमें क्या सीख लेनी है किसी स्टूडेंट को कि देखो, आपको केवल दौड़ते आना ही सफिशिएंट नहीं होगा। ये कहानी जो मैं आपको सुनाया हूं, इसमें हमको तैरना भी आना चाहिए। असली में किसी स्टूडेंट को केवल चीजें याद करते आना ही काम का नहीं है, केवल समझते आना ही सही नहीं है। हर एक स्टूडेंट को दोनों चीजें याद होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट जिसकी समझ अच्छी है उसे कंटेंट को समझना भी पड़ेगा, काम नहीं चलेगा लेकिन, क्योंकि वो खरगोश के जैसे नदी के किनारे फिर खड़ा रहेगा। उसको चीजें याद भी करनी पड़ेगी, उसको याद भी करना पड़ेगा, उसे चीजें समझनी भी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट आज की तारीख में डबल काम कर पाएगा कि याद भी कर ले, समझ भी विकसित हो उसकी, संविधान में कौन सी चीज का वास्तविक अवधारणा क्या है वो उसे याद हो, और उसे कंटेंट भी याद हो कि टेबल फॉर्मेट में कौन सी चीज किससे स्रोत के रूप में ली गई है, ऐसे स्टूडेंट जो ये दोनों भूमिका में खरे उतरते हैं वो इस रेस में जीत जाएंगे। तो ऐसे मैंने 3 बार इस एक ही स्टोरी को अलग अलग तरीके से सुना करके आपको कुछ समझाने की कोशिश की है कि आज का ये दौर क्या मांग करता है। देखो, हर एक स्टूडेंट को फोकस करना है, उसे दोनों ही काम करने पड़ेंगे, उसे याद भी करना पड़ेगा डाटा, और उसी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक कोई काम का नहीं है। जब तक आपको डाटा याद नहीं है आप एमपीपीएससी का प्री और मेंस नहीं निकाल सकते हैं। आपको दोनों काम सिमिलरली करना है। इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया कि आप स्टार्टिंग के 30 दिन में याद करने वाले काम को निपटा लें, अगले 30 दिन में हम कॉन्सेप्ट बनाने वाले काम को करेंगे, तब जाके आप एक परफेक्ट स्टूडेंट बनेंगे और फिर एग्जाम पास होने के चांसेस 100 में से 100 हो जाएंगे। यही हमें करना है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे बात करनी है। आजकल एक सिस्टम चलता है और वो सिस्टम है, बहुत बुरा ही सिस्टम है। एक स्टूडेंट को देखकर दूसरा स्टूडेंट उस काम को करने लगता है। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में भेड़ चाल कहते थे। मेरा इंजीनियरिंग है इसलिए मैंने वहां ये शब्द सुना, भेड़ चाल। ये जो भेड़ चाल है ये बड़ी चीज खतरनाक है। ये भेड़ चाल हर स्टूडेंट का नुकसान करा रही है। कैसे नुकसान करा रही है? एक स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, दूसरे को लगता है मुझे भी कर लेनी चाहिए, वो भी ज्वाइन कर लेता है, तीसरा कर लेता है, चौथा कर लेता है। ऐसे लाइन से सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं।
लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये थोड़ा समझो। अधिकांश स्टूडेंट का आज की तारीख में प्रश्न होता है कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि नहीं करें। आंसर है बिल्कुल मत करो। देखो मैं इसको आपको थोड़ा सरल करके समझा देता हूं, बात को समझना आप। ये जो शब्द है टेस्ट, इसका हिंदी में होता है परीक्षण, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है परीक्षण। मैं आपको समझाने के लिए एक अलग दूसरी टाइप से बात को करता हूं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो जब आपकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर कहता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा दो। क्या करा लो? आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो। जब वो कहता है कि ब्लड टेस्ट करा लो तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि जांच करना कि आपके खून में किन किन पदार्थों की कमी है या किन किन पदार्थों की वृद्धि हो गई है। अर्थात टेस्ट का उद्देश्य होता है ये चेक करना कि किसी स्टूडेंट में किन चीजों की कमी है, वो उनको सुधार ले। अब देखो टेस्ट का अर्थ होता है, हमने समझा कि टेस्ट का क्या अर्थ होता है। टेस्ट इसलिए किया जाता है कि चेक कर लें कि मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा है ये मेरे लिए, मैं इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहा हूं कि नहीं, कोई हिस्सा छूट तो नहीं रहा है। लेकिन हमारे इंदौर में या मध्य प्रदेश में ट्रेंड चल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है वो अपना टेस्ट करे, बस वो कर रहा है क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। देखो अगर आप डॉक्टर के पास, आप बीमार नहीं हो और आप डॉक्टर के पास चले गए कि मेरा टेस्ट कर दो, या लेबोरेटरी वाले के पास अपने टेस्ट कराने चले गए, वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा, जो रिजल्ट आएगा उससे आपको कुछ समझ नहीं आना है। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई बीमारी होगी या आपको अपने शरीर में कोई कमी या वृद्धि देखनी होगी तब तो आप टेस्ट करोगे। अब देखो टेस्ट कब ज्वाइन किया जाना चाहिए? जब आप हर एक यूनिट का डाटा याद कर लें, फिर आपको अपना टेस्ट करना चाहिए कि ये जो इतिहास की यूनिट थी इसमें मैंने सब चीजें याद कर ली हैं, अब मुझे अपने आप का टेस्ट करना है कि यार इतिहास की कौन सी चीजें मैं कमजोर हूं या कौन सी चीजों में मैं अभी कमजोर हूं। आपको टेस्ट करने के बाद क्या करना चाहिए? क्या टेस्ट कर लेने से या टेस्ट दे देने से कोई स्टूडेंट पास हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और ये बहुत बुरी बात है। यहाँ इंदौर में हर एक स्टूडेंट टेस्ट देकर आता है, अगले दिन फिर टेस्ट देकर आता है, अगले दिन फिर टेस्ट देकर आता है, और वो एग्जाम में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट कर लेने से कुछ नहीं होता। टेस्ट के जो परिणाम हैं उन परिणामों पर फोकस करना पड़ेगा। उसको किसी अच्छे टीचर के पास या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि इसको एनालिसिस करके बताओ सर आप, या डॉक्टर को बोलते हैं हम कि सर मेरे शरीर में किस चीज की कमी है जिससे ये समस्या आ रही है। अब टेस्ट की भूमिका स्टूडेंट के लिए टीचर निभाता है, डॉक्टर नहीं निभाता है, तो आपको किसी टीचर के पास जाना चाहिए कि सर ये टेस्ट दिया था, इसमें इतने नंबर आए, मुझे क्या ऐसा और कर लेना चाहिए कि मुझे 100 में से 100 आ जाए। और वो फिर आपको इलाज देगा, ये 4 गोलियां सुबह खा लो, ये 4 गोलियां दोपहर में खा लो और ये 4 शाम को खा लो। ऐसे ही टीचर आपको बताएगा कि इस फलाने कंटेंट को फलानी चैप्टर से आप पढ़ लो, या ये चीज और याद कर लो, ये यहां से याद कर लो, तब आप फिर से एक बार टेस्ट दें। और जब आप उसमें 100%, 100 में से 100 या 100 में से 90 भी लेकर आ जाएं तो आप समझे कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट डे फिर दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहिए और फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तीसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट हो जिसका टेस्ट करके हम अपने आप को चेक करें। टेस्ट होता है सेल्फ चेक करने का एक तरीका, लेकिन इंदौर में टेस्ट दिया जाता है कंपटीशन के चक्कर में। मेरा दोस्त दे रहा है इसलिए मैं टेस्ट ज्वाइन कर लूं, मैं इसलिए टेस्ट ज्वाइन कर लूं क्योंकि सब कर रहे हैं। ये फालतू बातें हैं भाई, सब कर रहे हैं तो सब तो फेल होते हैं। देखो 3 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और 3 लाख में से होते कितने पास हैं? 10,000। तो सब में से तो 2,90,000 निकले, ये 10,000 अलग निकल गए। तो ये 10,000 तो जो काम कर रहे हैं वो कुछ अलग ही है ना, सब तो यहाँ है, सब इस 2,90,000 में शामिल है और आप वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। तो टेस्ट अभी नहीं देना है, 15-20 दिन 25 दिन रुक जाइए, आप इस कंटेंट को पूरा तैयार कर लीजिए और फिर टेस्ट दीजिए और फिर चेक करिए। चेक करना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसी दिन उन कमियों को सुधारना है, फिर अगला टेस्ट देना है। यहाँ तो स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, 30 दिन तक लगातार 30 टेस्ट,
सूझ नहीं पड़ती उसको कि क्या याद करूं, क्या पढ़ूं, कैसे समझूं। आज गया 10 बजे, 1 बजे तक टेस्ट दे करके घर आया, थक गया तो खाना खाकर थोड़ी देर सो गया, 4 बजे उठा, पता चला अगले दिन टेस्ट है, जल्दी जल्दी 4 पन्ने पलटाए, नेक्स्ट डे टेस्ट देने गया, पहली टेस्ट में पता चला 60 नंबर आए, दूसरी में 52 ही आए, तीसरी में 40 ही आए। क्यों? क्योंकि तैयारी तो कर ही नहीं पा रहा है। यहाँ तो टेस्ट देने का भूत सवार है ना, यहाँ तो लोगों को दिखा रहा है कि मैंने तो 40 टेस्ट दे दिए, मैंने तो 50 टेस्ट दे दी। ये गलत है भाई। आपको अभी करना क्या है उस पर आ जाता हूं मैं सीधे। देखो, हर कंटेंट जो हम याद करते हैं, हर कंटेंट आप जो याद करते हैं उसके लिए एमसीक्यू लगाना शुरू करें। और ये एमसीक्यू किसी दुकान पर जाकर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के नहीं लगाना है। हर किताब में पीछे की तरफ एमसीक्यू दिए होते हैं। वो एमसीक्यू आप सुबह उठ करके 1 घंटा हर दिन 100 एमसीक्यू या 50 एमसीक्यू का रूटीन बना लें और इस रूटीन को फॉलो करते हुए आप इन एमसीक्यूज को अटेंड करना शुरू करें। अभी शुरू में 20-25 दिन आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। देन 20-25 दिन बाद फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और तब फिर हम अपने आप में सुधार की कोशिश करेंगे। फिर हम जाके एक अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हैं और तब जाके आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा आपको प्रोसेस अपनाना है, ना कि वो जो सब करते हैं भेड़ चाल। तो ये भेड़ चाल नहीं चलनी है। सब चलते हैं भेड़ चाल, आप चलेंगे तो आप उन सब में 2,90,000 में शामिल हो जाएंगे। हमको शामिल होना है उन 10,000 में। तो वो 10,000 का प्रोसेस तो आपको खुद के लिए सोचकर बनाना पड़ेगा, आपकी परिस्थितियों के अनुसार बनाना पड़ेगा। आगे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। भाई इतना भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। देखो, प्री की तैयारी ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मैं मेंस की तैयारी भी कर लूं क्या साथ में, क्योंकि फिर मेंस में टाइम कम मिलेगा। भाई जब प्री पास होगा तब तो मेंस की बात करेंगे, प्री पास तो हो जा पहले। और प्री पास, देखो प्री पढ़ने का, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, प्री पढ़ने का तरीका अलग होता है, मेंस पढ़ने का तरीका उससे उल्टा होता है। प्री में हम डाटा को याद करते हैं 1 लाइनर फैक्ट के रूप में। हम यहाँ 1 लाइनर फैक्ट पर फोकस करते हैं या फिर कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। जबकि मेंस में हमें क्या करना होता है, हमें अगर 2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, 7 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं या 11 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, तो वहां हमको सीखना पड़ता है कि भैया कौन से तरीके से मुझे इस चीज को लिखनी पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखो, प्री में हम पढ़ते हैं कि अकबर का और अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध कब हुआ। आपने ये प्री में पढ़ना है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध इन 2 लोगों के बीच हुआ और ये उसमें जीता। यही जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हल्दी घाटी युद्ध के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, क्या कमियां थी कि युद्ध हार गए, उसके बाद क्या परिवर्तन आए। आपको ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेगी। यहां आपको 5 कारण याद करने पड़ेंगे जो प्री में कहीं भी काम नहीं आने वाले, आपको 1% योगदान नहीं देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो प्री में परफेक्ट है तो वो मेंस का केवल पहला पेपर शुरू करे, क्योंकि पहला पेपर अगर मेंस का अच्छे से तैयार कर लिया जाए किसी स्टूडेंट द्वारा, जिसमें वो फैक्ट भी कवर कर ले और जिसमें वो समझ भी विकसित कर ले, तो ये आपको 40 नंबर दिलाने वाला है प्री में। क्यों? क्योंकि पहली यूनिट भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास दूसरी यूनिट, भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल, ये 4 यूनिट पहले मेंस के पेपर से कनेक्ट होती है। तो उस स्टूडेंट को पहला पेपर पर फोकस करना चाहिए। अभी सोशियोलॉजी पढ़ने से, अभी प्रबंधन पढ़ने से आपका प्री में क्या फायदा हो जाना है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें अभी आप ड्रॉप करें। बहुत कम टाइम है, ये आपको लग रहा है ना कि 3 महीने बचे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। ये इतनी आसानी से, इतनी जल्दी निकल जाएगा, चुटकी बजाते ही दूध फिनिश जैसे फटाक से टाइम निकल जाना है। कुछ समझ भी नहीं आएगा कि कब ये टाइम निकल गया। सिस्टमेटिक तैयारी नहीं की तो ना प्री में होगा, मेंस तो दूर की बात है, फिर मेंस तो आपके उड़ गए तोते हो गया काम। ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है। एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और वो इस तरीके से बनानी है। और आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है, फोन आता है कि सर रिजल्ट आया प्री का, मैं 1 नंबर से फेल हो गया, तब से मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में। भाई मन नहीं लग रहा है इसका मतलब कि गलत ट्रैक पे जा रहे हो।
चलो मैं एक कहानी सुना करके आपको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक बार मैं एक सत्संग में गया हुआ था। वहां किसी एक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं भगवान में मन लगाने की कोशिश करता हूं लेकिन भगवान में मन लगता ही नहीं है, क्या करना चाहिए? गुरुजी ने जो आंसर दिया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, अगर आप मनुष्य हैं तो इस संसार, आप अपने आप को एक चुंबक मान लें और बाकी मनुष्य भी चुंबक है, क्योंकि अगर आप चुंबक हैं तो बाकी के लोग भी चुंबक हैं। और इस संसार की हर वस्तु चुंबक है, और हर वस्तु अगर चुंबक है तो पैसा भी चुंबक है, और ये सब चीजें एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करती है। और जो मनुष्य अपने जीवन में जीता है उसमें वो हर वस्तु से आकर्षित होगा। ये जनरल फिनोमिना है, प्रकृति का सिद्धांत है। आप लड़के हैं, कोई अच्छी लड़की देख ली, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आप लड़के हैं और आपने किसी के पास आईफोन देख लिया, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे कि मुझे भी आईफोन चाहिए। अब आपके दिमाग में ये बात चलने लगेगी कि मुझे आईफोन चाहिए। आप स्टूडेंट है, एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, किसी के पास एक और किताब देख ली जिसमें 4 नए फैक्ट हैं, आपका भी मन करने लगेगा कि ये मेरे पास होनी चाहिए। तो मनुष्य जो है वो चुंबक की तरह उसकी तरफ आकर्षित होता रहता है। ऐसा गुरुजी ने समझाया कि देखो, ऐसे मनुष्य जो है वो हर चीज में मन लगाता रहता है। आप इसको अगर किसी बड़े चुंबक से के पास ले जाकर के खड़ा कर दो तो फिर इन छोटे छोटे चुंबकों का जो महत्व है या जो आकर्षण है वो शून्य हो जाएगा, और फिर केवल मनुष्य इस बड़े चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप इंप्लीमेंट करके देखिए कि एक चुंबक है जो छोटा सा है, उसके आसपास 10-15 और छोटे छोटे चुंबक हैं, अभी वो इन सब चुंबकों से आकर्षित हो रहा है। लेकिन अगर मैंने एक बहुत बड़ा चुंबक ले जाकर के उसके थोड़ी दूर रख दिया तो फिर वो उन छोटी छोटी चुंबकों से आकर्षित नहीं होता, फिर वो केवल बड़े चुंबक से आकर्षित होता है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप बड़े चुंबक को बनाइए, बड़े चुंबक को रखिए। आप अपने हर विचार में उस भगवान को याद कीजिए, मंदिर में जाइए, ऐसे प्रयास कीजिए कि आप अपनी हर चीज में भगवान को इन्वॉल्व करें, जिससे भगवान वाला चुंबक धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और आपका आकर्षण बाकी सब चीजों के प्रति शून्य होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब स्टूडेंट के लिए भी यही प्रोसेस है कि भाई, अगर हमारा प्रयास है कि हम पहले ही प्रयास में एमपीपीएससी में सफल हो जाएं, तो आपको अपनी सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने खाने के तरीके में एमपीपीएससी को घुसाना पड़ेगा। आपको अपने स्टूडेंट का जो सर्कल है, दोस्तों का सर्कल, उसमें एमपीपीएससी घुसानी पड़ेगी। आपके फोन का वॉलपेपर भी एमपीपीएससी हो, आपको जो मैसेज आते हैं लोगों के वो भी एमपीपीएससी से रिलेटेड हो, आपके घर वालों से बात होती है वो भी एमपीपीएससी से रिलेटेड हो। आपकी हर चीज में जब एमपीपीएससी घुसने लगेगा तो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम में एमपीपीएससी चलेगा, जिससे आपके लिए बड़ा चुंबक का काम करने लगेगा एमपीपीएससी। और ये एमपीपीएससी आपको बाकी सब चीजों पर आकर्षित होने ही नहीं देगा। यही तरीका भगवान को प्राप्त करने का है कि अगर किसी मनुष्य को भगवान को प्राप्त करना है तो वो अपनी हर चीज को भगवान से जोड़ने लगे। वो दिन में 8 घंटे मंदिर में बिताने लगे, वो ज्यादातर समय भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान का भजन करके बिताना लगे। हमारे हिंदू धर्म में ये जो तरीके बनाए गए हैं, यज्ञ, हवन, भजन, मंत्र उच्चारण, नाम जपना, ये इसीलिए तो किए गए हैं, ये इसीलिए तो बनाए गए हैं कि जो स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करेगा, उसके भगवान वाले चुंबक का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जिस दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी सब चुंबकों का प्रभाव नगण्य हो जाए, ये केवल भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा और सारी चीजें शून्य होकर के ये भगवान में या भगवान को प्राप्त कर लेगा या भगवान के उद्देश्यों को पूरा कर लेगा। ऐसे ही स्टूडेंट को करना चाहिए। आगे चलते हैं। फोन एक बीमारी है। आज की तारीख में ये फोन हर स्टूडेंट के लिए जितना हेल्पफुल साबित हो रहा है, उतना ही ज्यादा स्टूडेंट को डाइवर्ट करने का काम भी कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा बचकर रहना है। मेरे पास एक फोन है, ये फोन में 50 नंबर हैं, 50 लोग हैं, 50 प्रकार के मैसेज या 50 प्रकार के कंटेंट, डाटा मेरे पास रोज आते हैं।
एक स्टूडेंट एक ही चीज पर फोकस करे तो सफलता प्राप्त होगी। अगर वो एक ही कंटेंट को 50 किताबों से पढ़ने लगेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होना है। ये आपको समझना पड़ेगा। इस फोन को वश में करना है, इस फोन पर इतना टाइम नहीं बिताना है। आजकल के स्टूडेंट लाइब्रेरी कल्चर को पालन करते हैं और लाइब्रेरी में भी रील्स देखते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। ये आपके लिए बहुत गलत बात है। आपकी रील्स भी हो तो वो भी MPPSC पर फोकस करे। आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो वो भी MPPSC के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। आप अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो बातों में फोन पे भी MPPSC के प्रश्न या उत्तर होने चाहिए, तब जाके आप अंदर से MPPSC के लिए तैयार होंगे। और जिस दिन ये सब चीजें आप करने लगे, आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में सफलता के जस्ट पास जाकर खड़े हो जाएंगे, उससे गले लगा करके सबके सामने एक सफल स्टूडेंट के रूप में सिद्ध होंगे। एक और विशेष बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है? वो बात है आजकल YouTube पे आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। एक ही यूनिट के 50 वीडियो या एक ही कंटेंट के 100 से ज्यादा वीडियो उस YouTube प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपको करना क्या है? बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि जहां बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनमें एक का चयन करना बड़ा ही कठिन काम हो जाता है। यहां तो 100 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चयन करना है। मैं कल रात को YouTube देख रहा था, वहां ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी MPPSC का प्री भी नहीं निकाला होगा, जिन्होंने असली में कभी मेंस दिया ही नहीं है, और वो मेंस पर बड़ा लंबा चौड़ा एक अच्छा सा भाषण दे रहे हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि असफल व्यक्ति दूसरों को सफल नहीं करा सकता, लेकिन वो तब करा सकता है जब वो उस काम में डूब जाए, उसमें वो शिद्दत के साथ डूबा हुआ हो, वो आपको सही मार्गदर्शन करे। एक टीचर का सही होना उतना ही जरूरी है जितना भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु का सही होना जरूरी है। तो आप अपने आप को थोड़ा संकुचित करने की कोशिश करें। एक कंटेंट अगर आपने कहीं से पढ़ लिया है तो उस पर और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने टीचर पर विश्वास रखें, वो विश्वास आपको बहुत सारी मदद करने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने ऑनलाइन एक कंटेंट पढ़ाया कि मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियां पाई जाती हैं। अगले दिन एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मुकेश माहेश्वरी की किताब में 46 लिखा हुआ है। मैंने उसे मैसेज करके कहा कि भाई 43 सही है, और ये मुकेश माहेश्वरी की किताब शायद आप पुरानी पढ़ रहे होंगे, उसमें वो बात गलत लिखी हुई है। और मैंने YouTube पे भी देखा कि बहुत सारे टीचर्स 46 पढ़ा रहे हैं। भाई 46 था, ये 46 आंसर सही था, अब नहीं है, क्योंकि 3 जनजातियां मध्य प्रदेश की कोर या कोरो, मीना और पारधी, ये 3 जनजातियों को जनजाति की लिस्ट से हटा करके OBC में शामिल कर दिया है। तो जब 3 हटा दी तो 46 में से 3 हटाई, 43 ही तो बचेगी। ये होता है विश्वास। अगर आप अपने टीचर पर, तो इससे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये उदाहरण इसलिए दिया गया कि उस स्टूडेंट ने मुकेश माहेश्वरी की किताब में भी वही जनजाति पढ़ी, मुझसे भी उसने वही जनजाति पढ़ी, और हो सकता है उसने 2-3 वीडियो और देखे हों जहां वो जनजाति ही पढ़ रहा है। एक स्टूडेंट ने 5 अलग अलग जगह 5 घंटे खराब कर लिए केवल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने को, जो एग्जाम में असली में 1 ही नंबर का आना है। ये 1 नंबर का आने वाला कंटेंट वो 5 घंटे पढ़ेगा तो वो एग्जाम में पास होने के चांस कम कर लेगा। देखो, कोई सी भी किताब अच्छी या बुरी और कोई सा भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता। हो सकता है उसका एक आधा फैक्ट उसने गलत बता दिया हो, इससे वो टीचर बुरा नहीं हो जाता, इससे वो किताब खराब नहीं हो जाती। आपको उनमें से जो बेस्ट है उसका चयन करना है, और एक व्यक्ति जिसे आप चूज कर लें या एक किताब जिसे आप चूज कर लें, उसे पूरी तरह से पढ़नी है। अगर आपने उसको पूरी तरह से पढ़ ली तो आपके सफलता के चांस रॉकेट की तरह आगे बढ़ेंगे। 100% सफलता की गारंटी आपके साथ होगी। आप 100% श्योरिटी के साथ लिख कर मुझसे ले लें कि एक किताब का अगर 100% आपको डाटा याद है तो आप 100% सफल स्टूडेंट बनेंगे। आज इस लेक्चर में आपको मैं बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश किया हूं। अगर
आप सच में भी एमपीपीएससी की तैयारी करके पास होना चाहते हैं, अपने आप को एक सफल कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, देखो अगर आप टाइम पास करने के लिए मम्मी पापा के प्रेशर से तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं। लेकिन अगर आप जीवन में सारी मजबूरियों से दूर हटना चाहते हैं, अपने आप को एक सफल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, आपको एक प्लान सेट करना पड़ेगा और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आंखें बंद करके पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। आंखें खोलिए मेरे बच्चों, बहुत आसानी से ये बात समझिए, जब तक खुद का प्लान खुद नहीं बनाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। और ये फालतू लोगों के जो सजेशन होते हैं कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ये सब बकवास है। आप एक किताब कोई सी भी पढ़ लो, एक यूट्यूब चैनल कोई सा भी पूरा फॉलो कर लो, आपको उस डाटा या उस टॉपिक का पूरा ज्ञान मिलेगा। और छोटा मोटा नहीं भी मिलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएससी 100% नहीं मांगती है, पीएससी मांगती है 80%। और आपका टीचर आपको 80% तो पढ़ा ही देगा, वो मैं हूं या कोई और हो, कोई भी टीचर इतना जरूर पढ़ाता है। आप उस पर विश्वास रखें और उसको फॉलो करें। आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।